दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे 32वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 24 जनवरी को 5:15 से 6:15 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 13,200 रुपए हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। दिया क्या है हमको? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, छूट कितने की दी जा रही है? 12% की। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। और 12% की छूट के बाद जो मूल्य होगा वो होगा 88%। और ये क्या होगा? अब देखिए, ये जो 88% है इसकी वैल्यू कितनी है? 13,000। अगर मैं इसको काटू तो 11 8 88, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1200। ठीक है, 2 से और काट लेते हैं तो 4, 2 छक्के। अब आपको निकालना क्या है? निकालना क्या है? अंकित मूल्य 100% हमने माना, तभी तो 12 की छूट के बाद विक्रय मूल्य 88 हो गया। आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य मतलब 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, 4% की दी हुई है, 100% की पूछी जा रही है, मतलब कितने का गुणा करना है? 25 का। तो यहां पर भी कितने का गुणा हो जाएगा? 25 का। 25 छक्का 150 और 2 जीरो और लगा दीजिए। उत्तर कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान सा सवाल कहा जाएगा। और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि एसएससी जीडी के जो भी पेपर आ रहे हैं उसमें 3-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि आप उन्हें देख करके टिक कर सकते। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कह रहा है? अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। अमृत काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में काम पूरा करने में सक्षम है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वो एक साथ मिल करके उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए, इस सवाल में अब ये थोड़ा सा ट्रैक से हट गया। अभी तक आपको जो भी सवाल दिए जा रहे थे वो समय आधारित प्रश्न। पहला सवाल अभी आपको मिल रहा है जो क्षमता आधारित है। और मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर काम समान है, मतलब एक ही काम की बात की जा रही है, तो समय और क्षमता का अनुपात क्या होता है? उल्टा होता है। यहां पर आपको क्षमता दी गई है, क्षमता दी गई है मतलब समय क्षमता के अनुपात का अपोजिट हो। पहली बात। फिर दूसरी बात, उसने समय का अंतर दिया हुआ है, तो समय का अंतर मतलब दोनों समयों को घटा देना, वो अंतर आपको दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए सवाल में क्या कह रहा है। अमृत भगत की अपेक्षा, एक आदमी है अमृत, एक आदमी है भगत। एफिशिएंसी जो आपको दी गई है ये 1 है, 3 है। अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है, 3 गुना अच्छा काम करता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और भी है, 3 गुना ज्यादा अच्छा काम करता है। अगर ये होता मामला तो फिर 1 और 4 की बात हो गई। ठीक है, यहां पर केवल 3 गुना दिया हुआ है। अब अगर ये इफिशियंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट, मतलब 3 का हो जाएगा। अब आपको बोला तुलना में 50 दिन कम, बात कम की हो रही हो, बात ज्यादा की हो रही हो, बात अंतर की हो रही हो, इन तीनों ही स्थितियों में क्या करते हैं? हम घटाते हैं। इन दोनों का जो अंतर मुझे दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 2। और 2 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 50। ठीक है, 2 की वैल्यू 50 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 25। अगर ये 25 है मतलब इसने जो काम किया वो कितने दिन में किया? 25 दिन में। और इसने जो काम किया वो कितने दिन में किया? 75 दिन में। तो वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है टाइम। एफिशिएंसी अब आप देख लीजिए, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। इसका टाइम कितना है? 25। मतलब टोटल जो वर्क है वो कितना है? 75। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं गया। सवाल आपसे पूछा गया है एक साथ मिलकर। तो जब वो एक साथ मिलेंगे तो जुड़ती क्या है? समय तो जुड़ता नहीं, जुड़ता क्या है? क्षमता। क्षमता जुड़ती है तो इसकी क्षमता 3 है, इसकी 1 है, मतलब इन लोगों के मिलाकर के क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। और जो टाइम लगेगा वो लगेगा 75/4 दिन। या इसको अगर आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 चौक 72, 18 सही 3/4 दिन। यही आपके सवाल का जवाब है और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल में केवल 2 बातें समझने की थी। बात नंबर 1, समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट। बात नंबर 2, यहां पर समय का अंतर दिया गया था, एक्चुअल समय निकाल करके आपको वर्क निकालना था।
बाकी का सवाल, अभी तक हमें सवालों में क्या दिया जाता था, टाइम दिया जाता था, तो हम उसका एलसीएम लेकर के क्या निकाल लेते थे, इफिशियंसी। यहाँ इफिशियंसी डायरेक्ट दी गई है, तो टाइम निकालने के लिए हम टाइम को इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। एक दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मत, 75 तो दूसरे को 25, अंतर 50 का 520 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की संख्या 520 का डबल कितना हो जाएगा, 1040। तो देखिए टोटल कितना होता है, टोटल होता है 100%। इसमें जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितना मिला है, 75%। जो लूजर कैंडिडेट है उसको अब कितना मिलेगा, 25%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 50%। और 50% की जो वैल्यू है वो दी गई है 520। जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो यहां भी आप क्या करोगे, डबल करोगे, उत्तर हो जाएगा 1040। और यही आपके सवाल का जवाब है। देखिए अब चूंकि इसमें ना तो ये दिया गया है कि कितने मत नहीं पड़े, ना तो ये दिया गया है कि कितने मत अवैध है, तो सब बहुत इजी हो गया, क्योंकि 100 में से एक को 75% मिला है तो दूसरे 25 मिलेगा, दोनों के बीच का अंतर 50%, और 50% की वैल्यू दे रखी है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, अपने ग्राहकों से चालाकी करने के लिए अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, ये भी ठीक है। एक दोषपूर्ण, बेईमानी का सवाल, एक दोषपूर्ण वजन का भी उपयोग किया जाता है जिसका वजन 1 केजी के लिए 800 ग्राम होता है, मतलब जहां उसको 1 किलोग्राम देना चाहिए वहां वो 800 ग्राम देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। बेईमानी में मैंने आप लोग को 2-3 बताई थी, इसमें 2-3 बातें आप लोग ध्यान रखिए। नंबर 1, हर सामान का क्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति किलोग्राम रखा है। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं। विक्रय मूल्य वो होता है जितने में सामान दिया गया, क्रय मूल्य वो होता है जितना सामान दिया गया। 1 ग्राम का 1 रुपया है, अगर 700 ग्राम दिया गया मतलब सामान का जो क्रय मूल्य है। अब यहां पर देख लीजिए, जो क्रय मूल्य हम मानते हैं वो मानते हैं हम कितना है, लेकिन अब उसने क्या किया, जो अंकित मूल्य अंकित किया, अंकित मूल्य अंकित किया वो कितना किया, 20% अधिक। 20% अधिक मतलब 1.2 का गुणा, मतलब ये कितना हो गया, 1200। फिर क्या किया उसने, 10% की छूट दे दी, मतलब जो विक्रय मूल्य हो गया वो विक्रय मूल्य हो गया, वो छूट अब किस पर देगा, अंकित मूल्य पर। मतलब 1200 रुपए में 10 की छूट मतलब 90, और 90 का मतलब होता है 0.9, गुणा कर दिए, 12 नहीं है 108, 1080 रुपए में उसने सामान को बेचा। ठीक है, लेकिन अब यहां उसने क्या होशियारी की, वो सामान कितना दे रहा है, 800 ग्राम, मतलब जो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा वो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800। तो जो लाभ हुआ वो लाभ कितने का हुआ, 1080 में से 800 रुपए को घटा दीजिए, कितने का लाभ हो गया, 280 रुपए का। आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत। जो लाभ प्रतिशत होता है वो क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे कितना, 100। लाभ आपको मिल गया है 280 का, कितने पर मिला है उसको, 800 पर। प्रतिशत में पूछा दिए 100 का गुणा, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, ठीक है, काट लीजिए, 8 तेरी 24, 8 पंचे 40, मतलब जो उसका लाभ है वो कितना है, 35%। और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर। अब यहां पर जो 2-3 बातें ध्यान में रखनी होती है बेईमानी में, हर वस्तु की कीमत एक, ठीक है, 20% ज्यादा, 20% ज्यादा का मतलब कितना होता है, 120%, और 120% का मतलब 120 बटे 100, मतलब वैल्यू कितनी आएगी, 1000 में उसने 20% ज्यादा कर दिया, मतलब 1000 में 1.2 का गुणा किया, मतलब उसमें सामान की कीमत कितनी लिख दी, 1200। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि मैं इस पर 10% की छूट दूंगा, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, मतलब जो छूट मिलेगी वो 1200 पे मिलेगी। अब कितने की छूट मिल रही है, 10 की छूट, मतलब 10 का मतलब 90%, 90% का मतलब होता है 9 का गुणा, 1200 में 0.9 का गुणा किया तो 1080 रुपए, मतलब उसने सामने वाले को जो सामान दिया 1 किलो बोल करके, उससे उसने 1080 रुपए लिए। लेकिन अब उसने चालाकी क्या की कि सामान उसने पूरा 1 किलो नहीं दिया, कितना दिया, 800 ग्राम। और मैंने आपको ये बताया कि जितना सामान दिया जाता है वही उसका क्रय मूल्य होता है। 800 ग्राम सामान दिया गया, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1080 रुपए, लाभ कितना हो गया, 280 रुपए।
ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, L अनुपात M 2:7, M अनुपात N 3:4, N अनुपात K 14:5, L M N K सभी मतलब बैलेंसिंग का सवाल है। सवाल आपको बोल रहा है L इस M बराबर कितना है 2:7, M इस N बराबर कितना है 3, N इस K बराबर कितना है 14। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो इसमें आप ध्यान रखिए, चाहे आप प्लेलिस्ट में जाकर के रेशियो का जो पहला वीडियो है उसे देख लीजिएगा, सवाल कैसे लगाया जाता है, इसमें वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखिए एल और के एक ही एक बार आए हैं, एम पे खत्म, एम से शुरू, एन पे खत्म, एन से शुरू, तो जब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं तो एल के लिए इस तरफ की सारी संख्याओं का गुणा, एल अकेला है 2 गुणे 3 गुणे, जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो शुरू कहां से करेंगे, लेफ्ट से, खत्म कहां पे करेंगे, राइट पे। तो ये 3 है 3, फिर ये कितना है 14 है, ये 14, और गुणे कितना है ये 7 है। तो ये जब n की वैल्यू निकालेंगे तो शुरू कहां से करेंगे 14 से, 14, फिर ये कितना है 7, फिर ये कितना है 4, रुक जाएंगे। जब k की वैल्यू निकालेंगे इस तरफ की सारी संख्याओं का गुणा, मतलब 7 गुणे 4, ये हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ 2 से 7 सभी में है क्या, 7 सभी में, 7 ये 7 ये 7 और 7 से काट देंगे 7 दूनी, ठीक है। अब फिर किससे कट जाएगा 2 से कट, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 7 14, ये भी कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा। अब कुछ कटेगा क्या, नहीं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, एल की वैल्यू 2/3, एम की वैल्यू 3 सते 21, एन की वैल्यू 14 दूनी 28, के की वैल्यू 5 दूनी 10, मतलब उत्तर हो जाएगा 6:21:28 10, ये आपके जवाब है। और ये कहा दिया हुआ है 6:21:28 10, 6:21:28 10, ऑप्शन नंबर, ठीक है। यहाँ ये बात ध्यान में रखनी, अगर ये इस बात को आपको और डिटेल में समझना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, रेशियो प्रोपोर्शन का पहला टॉपिक देखिए, उसमें ये चीज मैंने बहुत डिटेल में करवाई हुई है और कई सारे सवाल आपको इस तरह के देखने ये मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। शांत जल में एक नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचाने में 20 मिनट का समय लगा, ठीक है। तो बिंदु Q से धारा के विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में उसे कितना समय, हाँ ठीक है, बढ़िया सवाल है। मैंने आपको नाव और धारा में बताया था, जो नाव की चाल है, नाव की चाल, जो नाव की चाल है वो हमेशा कितनी ली जाती है x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल है, धारा की चाल ली जाती है y किलोमीटर। अब धारा की दिशा में जो चाल ली जाएगी, धारा की दिशा में जो चाल रहेगी वो रहेगी x प्लस वाई, और धारा के विपरीत जो चाल रहेगी वो रहेगी, इतनी चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। अब आपको बोल रहा है नाव की चाल, नाव की चाल मतलब x, धारा के विपरीत दिशा की चाल से 50% अधिक है। रेशियो जो दे रहा है वो दे रहा है x का और x माइनस वाई का, 50% अधिक है। देखिए 50% का मतलब कितना होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, अधिक है मतलब मामला हो जाएगा 3, ठीक है। नाव की चाल विपरीत दिशा की चाल से 50% अधिक है, मतलब इसकी वैल्यू है 2, तो इस, अब देखिए x माइनस वाई बराबर 2 है, x की वैल्यू 3 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 2 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 2 मतलब जाएगी, मतलब y की वैल्यू को मैं मान लेता हूं। अब आपको बोल रहा है बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक जाने में, धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई,
जाने में नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगता है। बिंदु बी से विपरीत दिशा में क्यू तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। यहां पर क्या है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जब ये धारा की दिशा की बात कर रहा है, ये कितना होता है x प्लस वाई, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, मतलब वैल्यू कितनी 4। तो जो दूरी है, दूरी तो चूंकि दोनों में समान है, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, मतलब कितना हो जाएगा, ये चाल है 4, समय है 20, मतलब कितना हो गया 80। और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर कितना है, तो यहां पर अब आपको निकालना क्या है, समय निकालना है। और समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी और बटे कितना होता है चाल। दूरी आप 80 निकाल चुके हो, चाल कितनी है 2 है, तो उत्तर आ जाएगा कितना 40 मिनट। और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, डायरेक्ट लगाने का तरीका क्या था। यहां पर इस बात को समझिएगा, जब दूरी समान हो तो चाल और समय का जो अनुपात होता है वो हमेशा उल्टा होता है, वो हमेशा उल्टा होता है। अब देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4, मतलब ये कितनी 4, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2, मतलब रेशियो कितने का है 2 और 1 का, ठीक है। तो अब जो टाइम का रेशियो ये कितना हो जाएगा 1 का और 2 का। धारा की दिशा में उसको कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट, यहां पर कितना टाइम लगेगा 40 मिनट। केवल इतना सवाल समझ, मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में 3/4 सवाल केवल इस चीज से पूछे जाते हैं कि दूरी और समय समान हो, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको इस तरीके से, ये अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं इसको डायरेक्ट भी बता देता हूं। देखिए, सवाल में आपको बोल रहा था x माइनस वाई, और x की बात कर रहा है। x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई कितना है भाई 2 और 3 का मामला था, 2 है, ठीक है। तो x y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए, दूरी समान है, ये बात ध्यान रखिएगा, दूरी समान है, ठीक है। तो चाल जो है स्पीड, एक बार है x प्लस वाई और एक बार है x माइनस वाई। x प्लस वाई मतलब कितनी 4, x माइनस वाई मतलब कितना 2, में से एक जाएगा 2। तो जो स्पीड है इसका रेशियो कितना 2 और 1 का, तो टाइम का रेशियो कितना 1 और 2 का। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 20 मिनट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणे 20, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 40 मिनट। और यही आपके सवाल का जवाब था। सवाल वास्तव में केवल इतना ही था, ठीक है। वो सब उस तरीके से जो सवाल मैंने आपको बताया था वो केवल आपको समझाने के लिए था कि आप पहले ये जान लीजिए सवाल आपसे कह क्या रहा है। सवाल को लगाने का जो वास्तविक तरीका है वो ये, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये सवाल जहां तक है आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, किरण ने किशोर को 5 लाख रुपए उधार दिए, 12% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता। वार्षिक रूप से संयोजन की बात आई, मतलब मामला किसका हो गया, सीआई का। किशोर ने काव्या को 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर राशि उधार दी। राशि नहीं लिखी हुई है, मतलब दोनों 5 लाख ही दे रहे हैं। किरण और किशोर द्वारा 3 वर्ष बाद अर्जित ब्याज में कितना अंतर है। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। अब इसको मैं 2 तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, पहले इस बात को समझिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब किशोर और काव्या की बात आएगी 15% की और साधारण ब्याज की, तो यहां पर जो मामला है वो कितना है, एसआई बराबर होता है आर इंटू टी। आर कितना है 15, 3, मतलब ब्याज मिल जाए तो, ठीक है। अब यहां देखिए, 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है, देखिए 3 और 2 5 जीरो है, तो चाहे मैं इसको पूरा लिख देता हूं। 100% की जो वैल्यू है वो है 5 लाख रुपया। तो जो 1% की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 5,000 रुपया। तो 45% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 5,000 गुणे 45%, पचम 25, 5 के 20 और 2 22, 2,25,000 रुपए उसको आज मिलेगा। ये मामला किसका था, एसआई का। अब देखिए, सीआई वाले मामले में क्या है 12%, और 12% की वैल्यू कितनी होती है 12/100,
मतलब 4 तिहाई 12, 25 चौके 100, मतलब पूरी स्थिति है 25 से 28 की। 3 साल का मामला है, मतलब मामला ये। तो 25 की घाते 3 कितना होता है? 15,600। अब 28 की घाते 3 शायद आप लोगों से नहीं बनता होगा, निकालना कैसे है ये भी देख लीजिए। देखिए घाते 3 निकालने के लिए a की घाते 3 3 a स्क्वायर b 3 a b स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 512। 8 28 64, 64 दूनी 128, 184, 8 तिरिक 24, 24 चौके 96, और ये कितनी हो जाएगी? अब ये 2 51 और 4 55, 5 38, 5 43 और 6 49, 4 9 4 13 13 और 8 21, मतलब इसकी वैल्यू कितनी? 20,952। लेकिन उसने ब्याज का अंतर पूछा है, तो यहाँ पे ब्याज कितनी है? 12 में से 5 चले गए 7, 4 में से 2 चला गया 2, 9 में से 6 चला गया 3, और 21 में से 15 चला गया। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 5 लाख। ठीक है, अब इसको देखिए ये कितना है? ये वास्तव में है 25 गुणे 25, 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, फिर 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे 200, फिर 25 से काटेंगे तो 25 तिहाई 75, 25, मतलब पूरा मामला ये है। इसमें आपको कितने का गुणा करना है? 32 का। 32 सत्ते 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21 और 1 22, फिर 32 दूनी 64, फिर 32 तिहाई 96, और फिर 32 छक्का 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18 और 1। ठीक है, जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 4, यहीं पे लिख ले, ये कितना हो जाएगा? 4 22 और 4 26, 6 हासिल आई 2, 6 2 8 और 6 14, 4 हासिल आई 1, 9 1 10 2 12, 2 हासिल आई 1 19 और 1, ये यहाँ पे ब्याज मिलेगा। 10 में से 4 चला गया 6, 9 में से 6 चला गया 3, 9 में से 4 चला गया 5, 4 में से 2 चला गया 2, 2 में से 22,536 रुपए। लेकिन अच्छा खासा कैलकुलेशन, अच्छा खासा कैलकुलेशन। अब डायरेक्ट अगर लगाना है तो कैसे करना है? इसको तो आप पहले एक स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। ठीक है, 28 का क्यूब यहाँ पे निकला हुआ है, ये क्या था? 28 का क्यूब। अब मैं आपको बताता हूं, जब बड़े डाटा आते हैं, मतलब जब थोड़ा सा टेढ़े डाटा आ जाए 12%, 3%, 2%, ब्याज कैसे निकालते हैं, 1-2 में मैंने बताया भी है, इसको तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बात करता हूं, देखिए यहां पर मुश्किल तो यही है 12%, और मामला कितने का है? 3 वर्ष का। 3 वर्ष में जो ब्याज मिलती है वो मिलती है 3 3 और 1, वैल्यू कितनी? 5 लाख मामला। अब इसका आपको कितने परसेंट निकालना है? 12%। 1% की वैल्यू 5,000, तो 12% की 12 पंचे 60। 1% की वैल्यू कितनी है? 5,000, 5,000 तो 12 पंचे 60 और 3, ये हो गया। अब इसका 12%, इसका 12%, तो 2 0 12 छंग 72, 72, और अब इसका 12%, तो 12 दूनी 24, 12 सते 84, 84 और 2। अब इन्हीं को आपको जोड़ लेना है। देखिए 6 तिरिक 18, 4 0, फिर 3 दूनी, ये 2 0 ये आ गए, 3 दूनी 6 सते 1, फिर 804, ये ब्याज मिलेगा आपको। ये 4, ये 6, 8 6 14, 1 1 2, 8 2 10 1, ये आपका क्या आ गया? सीआई किसका आ गया? 12%। ठीक है, अब देखिए एसआई कितना है? एसआई बराबर मैंने आपको क्या बताया? आर गुणे, मतलब 15 गुणे 3, मतलब कितना हो जाएगा? 45%। और 1% बराबर कितना है? 5,000 रुपया, तो 45% बराबर कितना हो जाएगा? 45 में 5,000, मतलब हो जाएगा 2,25,000। अब यहाँ 2,02,464 मिला है, वहां 2,25,000 मिला है, इन दोनों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो 2,25,000
2464। 10 में से 4 चला गया 6, 9 में से 6 चला गया 3, 9 में से 4 चला गया 5, 4 में से 2 चला गया 2, तो 22,536। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें इजी हो गया। इजी क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर बात सीधी ब्याज की। सीआई में आपको यह बात ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल में पूछ क्या रहा है, उसके एक सीआई निकालने के 5 तरीके, लेकिन किस सवाल में क्या पूछा। अभी अगर यहां पर 2 सही 1/3 वर्ष का मामला हो गया होता तो फिर सवाल लगाने को उस तरीके से सवाल को लगाया ही नहीं जा सकता था, तब मैं केवल ये तरीका इस्तेमाल करता। तो जब कभी भी सीधे ब्याज की बात की जा रही हो, डाटा थोड़ा सा टेढ़ा हो, 10%, 5%, 20%, 25% ना दे करके 3%, 4%, 12%, 11% ऐसा दिया जाए, तो ब्याज निकालने का सबसे बेस्ट वे ये है। आपको पिछले उसमें याद भी होगा, 2 सवाल एक ही पेपर में फंसे थे 4-4 साल वाले, वहां पे मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, जब डायरेक्ट ब्याज निकालना हो तब तरीका ये होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। क्या गुणे हैं ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल आपको बोला 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक। ठीक है, पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूं, फिर मैं आप लोगों को बेसिक से बताता हूं। औसत बराबर होता क्या है? योग बटे संख्या। ठीक है, यहां पर आप अपने मन से कोई भी एक डाटा आप ले लीजिए, तो आप औसत मान लीजिए। संख्याओं को देख करके लीजिएगा। मान लीजिए मैं इसका औसत मान लेता हूं 80। अब देखिए, ये 70 है मतलब ये 10 कम है, ये 85 है मतलब ये 5 ज्यादा है, ये 95 है मतलब 15 ज्यादा है, ये 86 है मतलब 6 ज्यादा है, ये 74 है मतलब 6 कम है, ये 83 है मतलब 3 ज्यादा है, ये 67 है मतलब 13 कम। ये आपका मामला है। अब आप देखिए, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5। ठीक है, और 13 में से 3 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा? ऋण 10। अब 5, 5, 10 और 10 मतलब कुछ भी नहीं बचा, आपका औसत 80। आपका जो औसत है वो 80 है। आप में से कई लोगों को शायद ये लगेगा ये सवाल का मुझे आंसर पता रहा होगा। चलिए मैं एक काम करता हूं, इसको पहले आप नोट कर ही लो। एक तरीका मैं इसमें दूसरा डाटा ले लेता हूं। मान लीजिए मैं इस 85 को ले, मैंने अपना औसत 85 मान लिया। अब देखिए 70 कितना कम है, ये 95 कितना कम है? ज्यादा है 10। ये 86 कितना कम है? 86 कितना ज्यादा है? 74, 74 कितना कम है? 11। 83 कितना कम है? 2। 67 कितना कम है? 18। अब देखिए यहाँ ऋण वाले डाटा ज्यादा हो गए, 10, 11 और 11 कैंसिल, 15, 2, 17, 17 और 18 ऋण 35। संख्याएं कितनी थी? 3, 3, 6 और 1 7, 7 बना 35 ऋण 5। आपने लिया कितना था? 85। 85 में से 5 घटा दीजिए। जब कभी भी इस तरीके का औसत पूछा जाता है तो हमेशा ही आप अपने मन से एक औसत मान लीजिए, आपका जोड़ घटाना थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहां पर कई बार जो सवाल है, जब इस सवाल को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डाटा थोड़े छोटे छोटे। कई बार जो सवाल है वो ऐसे पूछता है 930, 945, 968, 915, 980, 1012, 1025, 910 औसत। अब ये डाटा बड़ा हो गया तो यहां पर ये वाला तरीका बहुत काम आता है, और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है 900 वाला जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके को आप समझ करके रखिए। हमने अपने मन से औसत मान लिया, कम ज्यादा करके उसको निकाल लिया, जो कम आया तो कम कर दिया, ज्यादा आया तो ज्यादा कर दिया। अब बेसिक तरीका इसका क्या था? बेसिक तरीका तो इसका ये था, 70 धन 85 धन 95 धन 86 धन 74 धन 83 और धन 67 बटे कितना? 7। देखिए 5, 5, 10, 6, 16, 4, 20, 23, 23 और 7, 0, 3 बचेगा। 7, 3, 10, 8, 18, 9, 27, 27, 8, 35, 7, 42, 8, 50, 6, 56 बटे कितना है? 7। काट देंगे तो कितना? ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की।
अगला सवाल कि यदि एक प्राकृत संख्या को 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष फल। क्या बात है, आज सब अच्छे सवाल दे रहा है। देखिए, मैं आपसे अगर ये बोलूं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें तो 4 और 5 से विभाजित हो, तो आपका तुरंत उत्तर हो जाएगा 20। कैसे पता लगा? 4 पंचे 20। छोटी संख्या है, मतलब आपको निकालना क्या था? तो छोटी संख्या रहती है उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाए? लेकिन यही सवाल अब मैं आपसे पूछूं, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। शेषफल 3 बचे मतलब जो कट रही है उससे 3 ज्यादा। तो कट कौन सी रही थी? 20। तो 3 ज्यादा मतलब वो संख्या हो जाएगी 23। 4 से भी भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा, 5 से भी भाग देंगे बचेगा। अब यहां पर देखिए, सवाल में आपको बोला 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 बचे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको निकालना है 4, 5 और 6 का क्या निकालना है? तो अब एलसीएम निकालेंगे तो इसी का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 3। 4 बनाना है तो 2 और चाहिए, 5 को लेना है तो 5 और कर दिया, 4 3 12 पंचे 60। अब जब शेष फल समान हो, शेष फल, इसमें 3-4 तरह के सवाल आते हैं। शेष फल समान हो तो हम क्या करते हैं? एलसीएम धन, मतलब शेष फल आपको 3 चाहिए तो उत्तर कितना हो जाएगा? लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अब 3 अंकों की जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो कितनी होती है? 100 हो गई। अब ये 63 जो है ये तो 2 अंकों की थी, वो पूछ कितने अंकों की रहा? 3 अंकों की, वो भी सबसे छोटी। तो अब आप देख लीजिए, 63 में आप भाग देंगे, 63 कम 63, शेष कितना बचेगा? 10 में से 3 चला गया 7, 10 में से 7 चला गया। सॉरी, ये शेष फल थी, ये तो यहां तक का सवाल था। ठीक है, देख लीजिए 63 हो गया। लेकिन अब सवाल में आपसे पूछा हुआ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? 3 अंकों की वह संख्या जो 60 से विभाजित है, वही संख्या 4, 5 और 6 से भी विभाजित होगी। फिर शेषफल 3 चाहिए तो वहां पे आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये 3 अभी यहां नहीं जोड़ना है। 3 कहां जोड़ना है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के बाद। अब देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100। 100 में आप 60 का भाग देंगे तो 60 कम 60 कितना बचेगा? 40। तो 40 क्या है? जोड़ने पर कितना बचना चाहिए? जोड़ने पर कितना होना चाहिए? देखिए, और एक होता है घटाने पर। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? या तो इस 100 में से मैं 40 को घटा दूं तो 60 हो जाएगी, तो 60 कम 60 भाग पूरा पूरा चला जाएगा। या तो मैं इस 40 को 60 बना दूं तो भाग फिर 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना जोड़ना पड़ेगा? 60 माइनस 40 मतलब कितना? 20। और घटाने पर घटाना कितना पड़ेगा? तो ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज, ये 100 सबसे छोटी संख्या, ये बात मैंने आप लोगों को पिछले पेपर्स में भी कि भिखारी को आप कुछ दे नहीं सकते, ये सबसे छोटी है, इसको आप कुछ ले नहीं सकते, इसको केवल दिया जा सकता है। अंबानी से वो आप दे नहीं सकते, उससे केवल ले सकते हो। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या में कुछ जोड़ा नहीं जाता, केवल घटाया जाता है। और छोटी से छोटी संख्या में वो तो खुद ही छोटा है, तो उससे आप कुछ ले नहीं सकते हो, उसको केवल दे सकते हो। मतलब यहां पर आप घटा नहीं सकते हो, क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। उत्तर कितना आ जाएगा? 100 धन 20 बराबर कितना? 1। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सवाल आपको बोल रहा है शेषफल कितना बचे? 3। तो ये 3 जोड़ दिया, उत्तर हो जाएगा 123, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 यहां तभी जोड़ा जाएगा जब सवाल में ये वाला क्लॉज नहीं लगा होता, सबसे छोटी प्राकृत संख्या वाला। अगर ये सबसे छोटी है सबसे बड़ी संख्या वाला क्लॉज लगा हुआ है तो पहले आपको वो संख्या निकालनी पड़ेगी जो इनसे विभक्त है, और इनसे विभक्त संख्या कौन सी है? 120। शेष फल आपको 3 चाहिए तो उसमें ने जोड़ दिया तो संख्या कितनी हो गई? 123। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक्स ने 60 रुपए में एक दर्जन का मतलब हुआ 12, एक दर्जन पेंसिलें और 200 रुपए में 20 कलम खरीदे। एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का औसत बराबर होता क्या है?
औसत बराबर होता है योग और बटे। अब देखिए, इसको इसने कितने में खरीदा है? 60 में। 60 में। इसको कितने में खरीदा है? 200 में। यहां कितना खरीदा है? 12। और यहां कितना खरीदा है? मतलब ये कितना हो जाएगा? 260 बटे 32। 4 से कट रहा है, 4 अठे 32, 4 छंग 24, 4 पंचे। अब इसमें 65 में 8 का भाग देंगे तो 8 अठाई 64, 1 बचेगा और 1 बटे 8 की वैल्यू होती है। ये आपके सवाल का जवाब है और ये दिया गया ऑप्शन नंबर। कुछ है नहीं, सिंपली जोड़ करके भाग देना है। बात करते हैं अगले सवाल की। यदि आकाश एक काम को 63 दिनों में कर सकता है और दिशा उसी काम को 84 दिनों में कर सकता है, उन्होंने 12 दिनों तक मिलकर काम किया और उसके बाद दिशा ने काम छोड़ दिया, आकाश ने शेष काम को पूरा किया, तो कार्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर आप एक बात ध्यान रखिए, दोनों लोगों ने काम शुरू किया और एक आदमी काम छोड़ करके चला गया। यहां पर सवाल को ऐसा भी बोला जा सकता था कि दिशा काम प्रारंभ होने के 12 दिनों बाद काम छोड़ करके चली गई बात, और जो भी गया वो गया, वो तो बेवफा सनम है। और बेवफा के लिए क्या रोना? अलग करो। मतलब जो आदमी काम प्रारंभ होने के बाद काम को छोड़ करके चला जाता है उसके काम को अलग कर दीजिए। और यहां इस सवाल में ये चीज दिख रही है कि दिशा ने कितने दिन काम किया है? केवल 12 दिन। आकाश बेचारा शुरू से लेकर के लास्ट तक रहा है, तो जितने दिन आकाश ने काम किया होगा उतने ही दिन तो काम चला होगा। तो दिशा के काम को अलग कर दीजिए, जो बचेगा वही काम आकाश का है। अब यहां पर आप देखिए सवाल में कौन कौन है? आकाश और दिशा। आकाश है और कौन है? आकाश कितने दिनों में कर रहा है? 33 दिनों में। दिशा कितने दिनों में कर रही है? 84 दिन। दोनों किससे कट रहे हैं? 7 से। 7 से अगर कट रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। 7 से भाग जा रहा है, तो 7 से भाग जा रहा है तो वर्ग कितना हो जाएगा? 7 नहीं है 63, 12 सत्ते 84, 21 से कट जाएगा। 21 63, 21, मतलब ये कितना हो जाएगा? 21 गुणे 3 गुणे 4, मतलब 4 तिहाई 12, 1 कम 12 और 12 दूनी 24 और 1 25। टोटल वर्क आपका 252 है। इसकी एफिशिएंसी 63 काटेंगे तो 21 तिहाई 63, इसकी क्षमता है 4। इसकी 84 काटेंगे 21 84, इसकी क्षमता है। ये आपका मामला। अब दिशा ने टोटल कितने दिन काम किया? ये तो बेवफा सनम वाला मामला है, 12 दिन। मतलब इसका टोटल काम है 3 गुणे 12, मतलब टोटल कितना है? 36। इस 36 काम के अलावा जितना भी काम है वो आकाश ने किया है। तो जो आकाश का काम है, आकाश का काम है वो कितना? टोटल काम 252 था, इसमें से 36 इसने कर दिया, तो अब ये कितना बचा? 216 काम किसने किया है? आकाश ने। तो दिन उसको कितने लगे होंगे? एक दिन में बेचारा कितना काम कर रहा था? 4 काम। तो 216 काम करने में 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 54 दिन लगे होंगे। मतलब टोटल जो काम चला वो कितने दिन चला है? सवाल में ऐसा कुछ है नहीं। जब कभी भी काम प्रारंभ होने का, इसमें 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। काम प्रारंभ होने के इतने दिनों बाद काम छोड़कर चला गया, काम खत्म होने के इतने दिन पहले काम छोड़ के चला गया। ठीक है, जब काम प्रारंभ होने के बाद में काम छोड़ करके जाता है तो उसको जाते हैं, काम खत्म होने के पहले काम छोड़ करके जाता है तो उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ऐसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है? 3520। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो तो है 2 पाई आर, और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर, आर प्लस। अब देखिए आपको आर दिया गया है तो आपको एच की वैल्यू तो मिल ही जाएगी, और जब एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो सवाल आपका निकल जाएगा। अब देखिए वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है? 3520। आर कितना दिया हुआ है? आर बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए
2πRH बराबर दिया हुआ है 3500। ठीक है, तो H बराबर कितना हो जाएगा 3520, ये दो नीचे, R नीचे, और पाई का मान 22/7 होता है, तो ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, कटेगा क्या? चलिए काटते हैं जरा। 22 एकम 22, 13, 22 छक्का 132, ये कितना हो जाएगा 80। मतलब इसकी वैल्यू 80 है। इसी वैल्यू को उठा के आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, 2 गुणे 22/7 गुणे 80, आर की वैल्यू 7 और ये कितना है, मतलब 2 गुणे 22/7 गुणे 80 गुणे 87। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए? आज से तो कट ही नहीं रहा। 3520 ही था, 22 एकम 22, 35 चाहिए था 13, 22 छक्का 132, 6 दूनी 12, 6 दूनी 2 से काटेंगे तो जाएगा 80 और 7 87 ही है, क्या कितनी 7, आर बराबर 7 है यार। ये एक चीज तो गड़बड़ हो गई ना भाई। तो मैं सोचूं कि कट क्यों नहीं, आर है 7 और 7 प्लस गुणे 7 गुणे कितना 87, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 7 चौक 28, 8 7 15, 15 चौके 60 और 8 चौके जोड़ देंगे तो 8 2 32 और 6 कितना हो जाएगा 3828। ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक विक्रेता के पास स्थित एक विक्रेता उसके पास स्थित 40% संतरे बेच देता है, शेष का 10%, शेष का 40 बेच दिया तो 60 बचा, 6 फेंक दिया, 54 बच गए, शेष का 50%, 50 का मतलब आधा, 27 बचा लिया, 27 फेंक दिया, शेष को फेंक देता। विक्रेता अपने 6 फेंका, 27 फेंका, 33%। देखिए टोटल कितना है 100%, बेचा कितना 40%, मतलब बचा कितना 60%। ये लॉजिकल पेज का सवाल कहा जाएगा। ठीक है, अब फेंका कितना, इसका 10%, तो 60 का जो 10% होगा वो कितना होगा 6%। कितना फेंक दिया 6% फेंक दिया। अब बचा कितना, अब बचा कितना 60 था, 6 फेंक गया, बचा कितना 54%। देखिए 50% बड़ा बढ़िया डाटा होता है, 50% का मतलब होता है आधा। अब आधा बेचा और आधा क्या किया, आधा अगर बेचा है तो आधा फेंका है, मतलब अब जो फेंका फेंका वो कितना फेंका 54 का 1/2, मतलब कितना हो गया 27%। और ये दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे 33%। 6% उसने पहले फेंका है, 27% उसने बाद में फेंका है, मतलब टोटल कितना फेंका है तो 33%। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल 7 सेंटीमीटर एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है 1/2 d1, d1 और d2 क्या है विकर्ण, ये दोनों विकर्ण है, मतलब विकर्ण का क्या होना चाहिए आधा। अब यहां पर दोनों विकर्ण दिए गए, दोनों विकर्ण दिए गए, सीधे आप फॉर्मूले में रख दीजिए 1/2 7 गुणे 6, 2 तिहाई 6, 7 त्रिक 21 सेंटीमीटर में है, तो यही आपका क्षेत्रफल है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, केवल और केवल आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। चारों पांचों प्रकार के जो चतुर्भुज बनते हैं, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज,
इन सभी के जो फॉर्मूले हैं क्षेत्रफल के, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। 11,900 को 4 लड़कों, 5 लड़कियों, 6 महिलाओं के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि 1 लड़के, 1 लड़की और 1 महिला के हिस्से का अनुपात 9:8:4 है। 1 लड़की का, देखिए कौन कौन है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं और वुमेन्स। ठीक है, कितनी कितनी है भाई, ये है 4, ये है 5 और 6। ठीक, इनका जो अनुपात है हिस्से का वो कितना है, 9, 8 और 4। अब देखिए इनका अनुपात ये है, तो अब आप इसी का गुणा कर लीजिए। 4 नैया 36, 8 पंचे 40, 4 छाक 24। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 36, 76, 4 80 और 20 100। और इसकी वैल्यू दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है लड़की का हिस्सा। लड़की का हिस्सा ये है, लड़की का हिस्सा ये है, ये है। ठीक है, तो इसको टोटल कितना मिला होगा, 40 गुणे 19, मतलब इसको मिला होगा 760 रुपए। और ये सारी लड़कियों को मिलाकर के मिला है, पांचों लड़कियों को मिलाकर के कितना मिला है, 760 रुपए। लेकिन आपसे सवाल में पूछ रहा है एक लड़की का, और लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है, 5। तो एक लड़की का आपको निकालना है, तो 5 एकम 5, पचम 25, 5 दूनी 10। एक लड़की को मिलेगा 152 रुपए, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल और केवल इसको आप टाइम एंड वर्क के हिसाब से अगर आप देखो मजदूरी के बंटवारे में, तो एक आदमी को 9 रुपए मिल रहे थे, लड़के को वो 9 रुपए, और लड़कों की संख्या कितनी थी, 4 थी। टोटल कुल मिलाकर के जो पैसा बांटा गया है सब लोगों के बीच में, वो 1900 रुपए बांटा गया। तो आप इसका गुणा करके आपने वैल्यू निकाली, तो 100 ही निकली, 100 की वैल्यू 1900, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 19। मतलब लड़कियों का जो इसमें से हिस्सा था वो 760 रुपए था। लेकिन ये 760 रुपए 5 लड़कियों में बटा है, एक लड़की को कितना मिला होगा, 152 रुपए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक ब्लूटूथ स्पीकर को 3,500 नगद या 1,000 नगद डाउन पेमेंट एवं शेष राशि के लिए 3 समान वार्षिक किस्तों पर बेचा जाता है। वार्षिक ब्याज दर 12.5% है। इसकी वैल्यू होती है 1/8, और ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है, तो किस्त की राशि। क्या बात है, इस पेपर में तो बड़े ही जबरदस्त सवाल पूछे। ठीक है, देखिए जो ब्लूटूथ की जो वास्तविक कीमत है वो है 3,500 रुपए, और उसने जो डाउन पेमेंट की वो कितनी कर दी, 1,000 रुपया। मतलब ने जो उधार लिया वो कितना ले लिया उसने, 25। ये 2500 रुपए उस बंदे ने फाइनेंस करवाए। फाइनेंस में जो रेट है वो कितना है, 12.5 का, मतलब 1/8 का। मतलब बंदा ले रहा है 8 और दे रहा है कितना, 9। ये तो पहले साल का मामला है। तो दूसरे साल का मामला क्या हो जाएगा, चूंकि 3 वर्ष की बात है, तो ये 8 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर। और तीसरे साल का मामला कितना हो जाएगा, 8 की घाते 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये है मामला। अब ये है आपका मूलधन, ये है आपकी किस्त, और ये पूरा का पूरा क्या है, और किस्त कैसी है, समान। किस्त कैसी है, समान किस्त है। तो समान किस्त है तो इसको बराबर करना पड़ेगा, तो यहां पर कितने का गुणा करना पड़ेगा, 9 का, तो 9 का ही गुणा यहां पे होगा। यहां पर कितने का गुणा करना पड़ेगा, 9 के स्क्वायर का, तो यहां पर भी कितने का गुणा होगा, 9 स्क्वायर का। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये कितना है, 9 का घाते 3 कितना होता है, 729। ये भी कितना हो गया, 729। ये भी कितना हो गया, 729। यहां का मामला ये वाला कितना है, ये है 512। अब देखिए यहां पर कितने में है, यहां का मामला कितना है, 9 गुणे कितना है, 64। 9 चौके 36, 9 छक्का 54 और 3 57। यहां पर है 576 रुपए। यहां पर कितना है, 81 गुणे 8, 8 8 8 28 64। ये है आपका मूलधन। तो 8 6 14 और 2 16, 1 4 1 5 7 12 और 1 13 3 1 6 1 7 5 12 और 5 17। उधार लिया है उसने 1736 रुपए का, और पैसा वो चुका रहा है हर साल 729 रुपए। ये आपका सवाल है। अब ये जो 1736 की वैल्यू है ये कितनी है, 2500 रुपए। वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, 729।
ये है वास्तव सवाल। मतलब 1736 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2500। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2500 बटे 1736। वैल्यू आपको किसकी निकालनी है? 729 की। तो कितना हो जाएगा? 2500 गुणे 729 बटे 1736। ये है पूरा मामला। अब अगर आप इसको देखें, अगर इसको मैं 1800 करूं, कितना हो जाएगा? ये 64 बढ़ाना पड़ेगा। 64 बढ़ाना पड़ेगा 1700, मतलब लगभग लगभग आधा है। 32 उसमें जोड़ दीजिए। 6 3 9 7 16, 3 9 7 16 17, कट तो रहा नहीं है। इसको मैं पूरा 1800 कर देता हूं। 64 जोड़ दिया। ये वाला डाटा इसका कितना है? लगभग लगभग आधा। यहां पर अगर मैंने 64 जोड़ा है तो यहां पर कितना जोड़ेंगे? 32। तो 9 2 11, 3 2 5, 5 1 6, ये 761 हो गया। ठीक है, अब आप इसको काट लीजिए। 0 से 0, 0 से 0, 18 का भाग देंगे तो 18 चौक 72, 2 21, 18 एकम 18, 3, 18 एकम 18, 18 कम 18, 12, 120, 18 सत्ते 126। 25 का गुणा करेंगे तो 25 सत्ते 175, 25 एक कम 25, 7 32 और 10 42, 25 एक कम 25 और 4 29, 25 चौके 100, 100 और 2 102 रुपए लगभग मानिए आना चाहिए। 1029.25। डाटा कुछ गड़बड़ ही हो गया। आठ से 14 तो 16, 4 1 5 7 12 1 13, 6 1 7 5 12 5 7, 1736 की वैल्यू कितनी है? 2500। एक की वैल्यू कितनी? 64 और 32 96। अच्छा, ये किया जा सकता था, क्योंकि इस पूरे सवाल को अगर मैं गुणा करूंगा, चलिए पूरा सवाल लगा लेते हैं। देखिए 729 में किसका गुणा करना है? 25 का। 25 नहीं है 225, 5 4 एक कम 4, 3 4 8 32, 4 दूनी 8, 25 एक कम 18 22 500, 18 22 500 में भाग काहे का देना है? 1736। एक बार जाएगा, 12 में से 6 चला गया 6, इसका हासिल इसमें, तो 11 में से 3 चला गया 8, एक कैंसिल, 865। अभी तो ये भाग जाएगा नहीं तो 1000। 17 चौके 60, 17 पन्ना 85, 5 बार, 5 छक्का 30, 4 बार ही जाएगा, 4 नहीं है 36, 4 कहीं 12 3 15, 17 चौके 68 और 1 तो 0, 8 में से 6 गया तो 5 बार जाएगा। 5 छक्का 30, 5 3 15 3 18, 17 पन्ना 85 और 1 86, ज्यादा हो रहा है। 1050 के आसपास आ रहा है। तो 1050 के आसपास केवल डाटा ये 1049.83। हमारा कितना आया था? 1029। यहां से भी आप सवाल को ऐसे लगा सकते थे, 1019 इससे कम है, 1149 इससे बहुत ज्यादा है, उसका निकटतम डाटा है 1049.83। काफी बढ़िया सवाल कहा जाएगा, क्योंकि ढेर सारा कैलकुलेशन है, ढेर सारा कैलकुलेशन, डाटा इतने टेढ़े टेढ़े दे दिए। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि एसएससी जीडी में इस तरह का सवाल देना, 1736 की वैल्यू 2500 के बराबर है, यहां पर वो डाटा को 3472 करके दे सकता था, इसको वो बोल सकता था कि 3572 रुपए का है, तो सवाल आपका तुरंत लग गया होता। 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 1458 रुपए आपका उत्तर आ गया होता, लेकिन यहां पर उसने ढेर सारा कैलकुलेशन आपसे करवा लिया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक एसी का अंकित मूल्य 48,012 की छूट देता है,
10% लाभ कमाता। देखिए 12 की छूट का मतलब कितना हो गया 88, 10 का लाभ का मतलब कितना हो गया 110। तो MP टू CP बराबर कितना हो जाएगा 110 अनुपाते 88। 2 से कटेगा 55, 44, 5, 4, मतलब अंकित मूल्य है 5, क्रय मूल्य है 4। अब अगर कोई भी छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत, अब कोई छूट नहीं दी जाएगी तो सामान्यतः में ही मिलेगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। यहां पर लाभ कितने का, एक का कितने पर 4 पर, 1/4 गुणे 100, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 25%। और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। रीता घर से 40 किलोमीटर की चाल से जाती है, 60 किलोमीटर की चाल से वापस लौटती है, औसत चाल। जब जाती है और आती है मतलब दूरी समान है, और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताई है 2AB अपॉन A प्लस बी। सवाल में A की वैल्यू 40 है, B की वैल्यू 60 है, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 60 प्लस 40, मतलब 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे कितना 100, 1 2 1 2 4 6 24, 24 दूनी 48, 48 की एमपीएच उसका उत्तर है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओ हो बेहतरीन सवाल, नो डाउट बेहतरीन सवाल। देखिए सवाल आपको बोला 24 की घाते 3, 25 की घाते 3, 26 की घाते 3 धन 27 की घाते 3 है, और 102 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या प्राप्त होगा 24 27 51, 25 26 51, 51 दूनी 102, उत्तर तो इसका 0 आएगा। ठीक है, देखिए कैसे सवाल में आपको बोल रहा है 24 की घाते 3, 25 की घाते 3, 26 की घाते 3, 27 की घाते 3, इसका पेयर के साथ इसका पेयर इसके साथ, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 51। यहां पे कौन सी संख्या आएगी 56। ठीक है, फिर धन यहां पर भी कौन सी संख्या आएगी 56। भाग आपको कहां से देना है 2 से। अब ये देखिए अगर मैं 51 को कॉमन ले लूं तो विषम और धन विषम और बटे कितना है 102, मतलब ये हो जाएगा 51 गुणे सम, और नीचे भी आप कर सकते हो 51 गुणे 2, इससे ये कट जाएगा 2 से ये कट जाएगा, मतलब शेष कितना आ जाएगा। ठीक है, सवाल लगाना तो ऐसे है, लेकिन ये 51 कैसे आया, ये पेयर कैसे बना, 51 के बाद यह विषम ही क्यों बचेगा, ये बात समझने की है तो पहले तो आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए a की घाते 3, a की घाते 3 धन b की घाते 3 का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ये होता है। दूसरी एक बात है, सम में अगर मैं सम का गुणा करूं तो उत्तर क्या आता है सम। विषम में अगर मैं विषम का गुणा करूं तो क्या आता है विषम, और सम में अगर मैं विषम का गुणा करूं तो उत्तर क्या आता है सम। ठीक है, ऐसे ही अगर सम में सम को जोड़ा या घटाया जाए तो उत्तर आता है सम। विषम में अगर विषम संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो उत्तर आता है विषम, लेकिन अगर सम में विषम संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तब भी उत्तर क्या आता है, सॉरी ये सम है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए ये पेयर ऐसे बने हुए हैं 24 और 27, मतलब ये ए है और ये बी है। अगर मैं इसमें रखूंगा ये भी वही चीज है, एक सम है एक विषम है, बस ये ध्यान रखना है। देखिए यहां पर अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 27, ये टोटल वैल्यू 51 है। अब इसके आगे मैंने विषम लिखा था, क्यों लिखा था देखिए ए की वैल्यू ये क्या है सम है, मतलब ये क्या हो जाएगा सम का स्क्वायर, माइनस ए और बी मतलब सम गुणे विषम हो जाएगा, और फिर क्या है सम का स्क्वायर, और विषम के स्क्वायर का मतलब होता है विषम गुणे विषम, सम के स्क्वायर का मतलब होता है सम गुणे सम, सम गुणे सम क्या होता है सम,
सम गुणे विषम, सम गुणे विषम बराबर भी क्या होता है? सम। लेकिन विषम गुणे विषम बराबर क्या होता है? अब देखिए, सम में सम को अगर जोड़ा या घटाया जाता है तो क्या आता है? सम आता है। और सम में जब विषम को जोड़ा या घटाया जाता है तो क्या आता है? विषम। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 51 के बाद जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? विषम आएगी। इसीलिए मैंने लिख दिया था 51 गुणे विषम। यही कहानी यहां पर भी लागू होगी, क्योंकि यहां पर भी एक सम है, यहां पर भी एक विषम। इसी में एक सवाल देखिए, जैसे मैं आपको बोल दूं ऐसा सवाल, मान लीजिए 16 की घाते 3 प्लस 17 की घाते 3 प्लस 18 की घाते 3 प्लस 35 की घाते 3 डिवाइडेड बाई कितना है? 70। शेष क्या होगा? ठीक है, यहां भी देखिए, सॉरी 19 की घाते 3, मैंने 35 16 और 19, 35, 17 और 18, 35। बहुत ही बेहतरीन सवाल कहा जाएगा ये शेषफल का। रिमाइंडर के ये अच्छे क्वेश्चनों में शामिल होता है। और यहां पर चूंकि जब 51 यहां भी है, 51 यहां भी है, विषम और विषम जब जुड़ेगा तो विषम और विषम जुड़ के क्या बन जाता है? सम। और कोई भी सम संख्या हो वो 2 से जरूर कटती है, इसलिए वहां पर भी रिमाइंडर 0 बचेगा। और नीचे आपको 102 से भाग देने के लिए बोला गया था, तो इसमें भी 51 है, 51 को काट देगा, सम संख्या को काट देगी, शेषफल कितना हो जाएगा? 0। इसलिए हमारा उत्तर कितना आया था? 0। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? राजू एक पुराना मोबाइल 3200 में खरीदता है, 800 उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, 4800 में बेचता है। इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 3200 प्लस 800 मतलब कितना हो जाएगा? ये 4000। और इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना दिया हुआ है? 4800। इसका जो प्रॉफिट है ये कितना हो जाएगा? 4800 माइनस 4000 मतलब कितना हो जाएगा? 800 रुपए। तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना हो जाएगा? 800 बटे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 4000 और गुणे कितना? 100। 1 2 1 2, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20। ये आपके सवाल का जवाब है और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही ये पेपर खत्म होता है। काफी बढ़िया पेपर कहा जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस, और आज के पेपर में निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सवालों को लगा करके और उसके अंदर की जो थीम है वो मैं आपको समझा पाऊं। मैं अपने प्रयास में किस हद तक सफल रहा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। एक बात याद रखिए, पसंद आए तो भी और ना पसंद आए तो भी कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे अंदर सुधार ला सकता है और हमारी जो ऊर्जा है उसको बढ़ा सकता है। मिलते हैं कल फिर एक और पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।